ऑन है। प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्लास CUET के लिए है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री पर बात करने वाले हैं। ज्योमेट्री पार्ट 3 विथ सभी बच्चों का मैं एसके सिंह ज्योमेट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉइड के बारे में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि जो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, जिसमें हमें सेंट्रॉइड पढ़ना है, जिसमें हमें इन सेंटर पढ़ना है, जिससे हमें सर्कुम सेंटर पढ़ना है, आर्थो सेंटर पढ़ना है, ये सब आज हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। और इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इससे क्वेश्चन क्या बनता है, वो सारे चीज़ों पर बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इसमें 4 चीज़ें पढ़नी है। इन सेंटर पढ़ना है, सर्कम सेंटर पढ़ना है, सेंट्रॉइड पढ़ना है और आर्थो सेंटर पढ़ना है। तो चलिए जो है इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, और सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, और जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। आज हमारा टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल को कि त्रिभुज के केंद्र। इसमें हमें कुल 4 चीज़ें पढ़नी है। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सेंटर के बाद दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुम सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं। और तीसरा सर्कुम सेंटर हो गया, पहला इन सेंटर हो गया, दूसरा सर्कुम सेंटर हो गया। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रॉइड के बारे में। और चौथी चीज जो हम बात करने वाले हैं, जो फोर्थ हमारी बात है, वो हम बात करने वाले हैं आर्थो सेंटर के बारे में। आर्थो सेंटर के बारे में। ये 4 चीजें हैं सेंटर ऑफ ट्राइंगल में। एक एक करके आज इस पर बात होगी। तो चलिए हम लोग पहली बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन सेंटर को हम समझते हैं। ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई ट्राइंगल है। आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं। इस ट्राइंगल का हमें इन सेंटर पता करना है।
इन सेंटर से क्या होगा, हमें इन रेडियस मिलेगा, और इस सेंटर से हम एक ऐसे सर्कल को खींच सकते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता है। लेकिन मामला ये है कि जो है इन सेंटर जो है कैसे पता चलता है, तो इन सेंटर में आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं एंगल बाई सेक्टर। हम इसको बोलते हैं एंगल बाई सेक्टर। तो हम लोग आज इसमें इसके बारे में बात करने वाले, एंगल बाई सेक्टर के बारे में बात करेंगे। मतलब इन सेंटर मिलता कैसे है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो ये ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका डिफिनीशन मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग जो है यहाँ पर अगर हम आपसे ये बात करें कि भाई जो है इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर के बारे में ये बोला गया है डिफिनीशन में, जो इसका डिफिनीशन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। मतलब वही बात हुई कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए जो है हम यहाँ से इसके एंगल को दो भागों में डिवाइड कर दें, यहाँ से हम इस एंगल को दो भागों में डिवाइड कर दें, और यहाँ से इस एंगल को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक पॉइंट से होके गुजरते हैं। इसमें हमने क्या किया है, ये बात आपको समझना चाहिए। हमने ये जो पूरा एंगल था इसको हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। ऐसे जो ये एंगल था इसको हमने क्या काम किया, दो बराबर भागों में बांट दिया। ऐसे जो ये एंगल है इसको हमने क्या काम किया, दो बराबर भागों में बांट दिया। इससे हमें एक सेंटर मिलता है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर, और इसको हम लोग कैपिटल आई से दिखाते हैं। तो पहली बात कि इन सेंटर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे मिलता है, ये एंगल बाइसेक्ट से मिलता है। इससे फायदा हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हम एक ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हम एक ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं जो इस ट्राइंगल को क्या करता है, इसको तीनों साइड को टच करता है। इसका फायदा हमें मिलता है। तो इन सेंटर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज ये होती है वो ये प्रॉपर्टीज होती है कि भाई मान लो हम इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया कि यह हमारे पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यहाँ जहाँ पर आई पॉइंट है यहाँ पर एक एंगल बनता है अंदर की तरफ। मैं इस एंगल के बारे में आपसे पूछूंगा कि एंगल कितना होता है। अगर आप में से कोई बच्चा इस बात को जानता है तो कमेंट करके जरूर इस बारे में बताए, नहीं तो फिर आप ध्यान से इस बात को सुने। आप कहेंगे कि सर अगर ये एंगल ए है तो अगर हम एंगल बी आई सी की बात करें, जो कि एंगल ए के बिल्कुल ही, आप देख सकते हैं कि एंगल ए के बिल्कुल ही करेस्पॉन्डिंग है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह प्रॉपर्टी बड़ी काम की प्रॉपर्टी, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और हम इसको समझेंगे। अगर ये एंगल यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट किया गया है और ये एंगल ए है तो ये 90 प्लस ए बाई 2 हो जाता है। इसी तरह से आप दूसरा भी देख सकते हैं। अगर वाइस वर्सा आप ऐसे समझें कि हम यहाँ पर और भी बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस एंगल की बात करें कि ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल सी बाई 2। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इस वाले एंगल की बात करें, ये वाला एंगल की बात करें, तो जो ये वाला एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल बी बाई 2। तो इस करके हम इस ट्राइंगल के जो अंदर एंगल बनते हैं, करेस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहे हैं, इन सारे एंगल के बारे में हम बता सकते हैं। ये बात पहली प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने आपको बताया। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी देखा, एंगल के बारे में देखा, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि भाई ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी और सी। आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं और बाइसेक्ट करने के बाद हमने एक पॉइंट पता करा जिसका नाम आई है। ये वहीं तक बात है जो कॉमन बात है। इसमें जो अगली बात हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं। वो काम हम ये करने वाले हैं, आप बस इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इस लाइन को भी थोड़ा ऐसे सीधे बढ़ा देते हैं।
जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बाइसेक्ट कर देते हैं। ये वाला जो एंगल है हम इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। अब ये एंगल आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देगा। एक बात तो ये समझना है, एक हम उस एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग O पॉइंट कहते हैं। दूसरी बात हम ये करने वाले हैं कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल ABC है तो हम एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं। वो हम ये कर सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ये हमने बना दिया, और दूसरा जो है हमारे पास ये हो सकता है कि अगर हम इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें, ये जो लाइन सीधी आ रही है, और इसको भी हम बाइसेक्ट कर दें, मतलब आप यहाँ पे समझना, अगर हम इधर इसको बाइसेक्ट कर दें तो हम ये देखेंगे कि ये जो बाइसेक्ट वाली लाइन है ये इधर भी इसको कट करती है। बहुत ध्यान समझना है। और इस पॉइंट को मान लीजिए हम ABCDE मान लीजिए, इस पॉइंट को हम E बोल देते हैं, E पॉइंट। फिर से इस बात को समझेंगे, पहले हम फिगर समझ लेते हैं फिर हम आगे की बात करेंगे। यहाँ पर ये एंगल I है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 90 प्लस एंगल A/2 होता है। हमने दो एंगल और बनाया है, एक एंगल यहाँ नीचे की तरफ बनाया हुआ है, एक एंगल हमने यहाँ ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। हम पहले क्या कैसे बनाएं इस बात को ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर जो इस लाइन को बढ़ा करके और इसको हमने एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर दिया है, इसी तरह से हमने इसको बढ़ा के भी एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर दिया है। ये जब लाइन इधर आएगा तो एक दूसरे कट कर देगा, और ये जो देखिए इंटरनल जो बाइसेक्ट जा रहा है और ये लाइन एक दूसरे कट कर रहा है। तो इसमें जो ये वाला जो एंगल होता है, ये जो यहाँ पर एंगल बनता है, ये हमेशा होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। एक तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा जो यहाँ पर टॉप पे जो एंगल बनता है, इस एंगल का ध्यान रखना है, ये एंगल होता है एंगल A/2। यहीं पर हम साथ के साथ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें एक प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। अब मान लो क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज करिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहता है कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल आप यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर इस एंगल के बारे में कहता है कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है, सपोज करिए कि एंगल कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि भाई अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना है, और हम ये पूछ रहे हैं कि ये वाला एंगल कितना है। तो आप कहेंगे अगर वो 30 होगा तो ये क्या हो जाएगा, वह A/2 होता है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, और 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस A/2 है। A/2 की वैल्यू अगर 30 दिया जाए तो हम इसके बारे में बता सकते हैं। ये होता है अगर वो A/2 है तो ये A है, यानी उसका डबल है, अगर वो 30 है तो ये 60 है। हम ऐसे समझेंगे, अगर ये 60 है तो इसका आधा 30 होगा, ये 60 है तो निश्चित रूप से ये 90 माइनस इसका आधा, और अगर इसके बारे में बात पूछा जाएगा तो ये फिक्स है। फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 90 और प्लस 60 का आधा कितना होता है, 30। तो हम बता सकते हैं कि इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री। तो जब आपको ये प्रॉपर्टी पता रहेगी तभी आप इन चारों एंगल के रिलेशन को समझ पाएंगे। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें अगले कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी जो है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए हमारे पास, हम लोग ऐसे समझेंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है। अभी तक हम लोग आई की बात कर रहे हैं, फिर से हम लोग आई की बात करने वाले हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो, ये जो लाइन है यहाँ से हमने अब तक यही सीखा कि इसको हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, जिससे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग आई बोलते हैं। यह A पॉइंट है, यह B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मामला ये है कि अगर हम AI और मान लीजिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट डाल देते हैं, जैसे कि हम इसको D पॉइंट कर दें, इसको E पॉइंट कर दें, इसको F पॉइंट कर दें, तो हम देखेंगे कि जो AD है वह दो भागों में बढ़ जाएगा, AI और ID भागों में बढ़ जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो ये AI और ID भागों में बढ़ जाएगा। इसी तरह से देखेंगे BI और IE भागों में बढ़ जाएगा, ये CI और IF भागों में बढ़ जाएगा। एक तो ये चीज़ हमें समझना है, और एक चीज़ हमें ये समझना है, पहला तो हम यही समझेंगे, फर्स्ट चीज़ हमें ये समझना है कि अगर AI अपॉन ID की मैं बात करूं, फिर से आप देखें किसकी मैं बात कर रहा हूं, AI अपॉन ID की बात कर रहा हूं, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मान लो इस भुजा को
आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम नाम देते हैं। इस भुजा को हम बी कहें, इस भुजा को हम सी कहें, ये सी भुजा है, ये बी भुजा है और ये ए भुजा है। तो जो ए आई अपन आई डी की वैल्यू जो होती है, यह वैल्यू बी प्लस सी अपॉन ए के अनुपात में होती है। इसी रेशियो में यह भुजा डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही आप इसमें दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं। अगर हम इसमें ये कहें कि अब आप बता सकते हैं कि अगर हम बी आई अपॉन आई ई की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा करेंगे, ए प्लस सी अपॉन बी की बात करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही हम तीसरी बात इसमें कह सकते हैं कि अगर हम सी आई अपॉन आई एफ की बात करें तो जो इसकी जो वैल्यू होगी वो a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका सम डिवाइड बाई दिस। एक तो ये रिलेशन होता है जो इनके i पॉइंट पर हम देखेंगे कि a से i, और इसी लाइन को हम आगे तक बढ़ा दें सीधा लाइन, तो ए आई और आई डी का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। एक तो ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि अगर हम ये देखते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बात करें बी डी और डी सी की बात करें, तो बी डी और डी सी के बारे में हम समझ सकते हैं कि बी डी रेशियो जो डी सी है वह किस अनुपात में होगा। तो ये बात भी हमें समझना चाहिए। अगर हम बी डी अपॉन डी सी की बात करें, ऐसे समझिए ये वाली चीज़ हमारी बी डी है और ये वाली चीज़ हमारे पास डी सी है, आई से लाइन गुजर रही है, ये इनको किस रेशियो में काटेगी, तो कन्फर्म होता है इसको सी रेशियो बी में कट कर देगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैसे काटेगी फिर समझें। अगर इधर की साइड सी है, इधर का साइड बी है, तो ये बी डी और रेशियो जो डी सी की वैल्यू है वह सी रेशियो बी हो जाएगी। ऐसे और भी आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं बी एफ रेशियो ए एफ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई बी हो जाएगी। ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं सी ई रेशियो ई ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बाई सी हो जाएगी। एक ये बात भी समझेंगे कि जो सामने से जो लाइन आई से गुजर रही है, ये इनको जिस भागों में बांटेगी, इसकी भुजा और इसकी भुजा के अनुपात में इसको हमेशा डिवाइड करती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो भाई यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। यहाँ से एक लाइन आ रही है जो कि आई से गुजर रही है, और यहाँ पे मान लीजिए ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर ये सी पॉइंट है और यहाँ पर ये डी पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बी डी रेशियो डी सी की वैल्यू क्या होगी, तो बिना कुछ सोचे समझे आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 4:3 होगी। पहली बात तो ये समझो कि बी डी रेशियो डी सी जो है 4:3 होगा। और अगर यहीं पर हम ये पूछ दें, ध्यान रखिएगा, अगर हम ये पूछ दें कि ए आई अपॉन आई डी का अनुपात क्या होगा, ये कैसे बताएंगे, तो ये आप कहेंगे ये बहुत आसान है, ये हो जाएगा 4 + 3/5, यानी इसकी वैल्यू 7/5 हो जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन इस पे बनेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं और हम कुछ और बातें यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने ये समझा कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो आई है। आई कैसे मिलता है, आई एंगल को बाइसेक्ट करके मिलता है। हम आई से क्या कर सकते हैं, आई से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा सर्कल ड्रॉ हो सकता है जो इसके तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके क्या कर सकता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श कर सकता है। हम ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा,
कि इस आई पॉइंट से यहाँ पर एक दूरी होगी जिसको हम स्मॉल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल आर बोलते हैं। अब ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है और दोबारा मैं बता देता हूँ। स्मॉल आर निकालने का एक फार्मूला होता है। स्मॉल आर निकालने का फार्मूला होता है एरिया अपॉन, किसी भी ट्रायंगल में काम करता है, सेमी पेरीमीटर। पहली चीज तो हम ये समझेंगे, अगर हम ट्रायंगल के एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये स्मॉल आर की वैल्यू आ जाती है। एक बात तो आप ये समझेंगे। दूसरी बात आप ये समझेंगे, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए है, मतलब फॉर एनी ट्रायंगल, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए है। लेकिन दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हमारे पास, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दो केस और होता है। एक केस इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम स्मॉल आर पता करना चाहते हैं तो देखिए ये वाली चीज परपेंडिकुलर होती है, ये वाला बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। ये आप लोग जानते ही हैं भाई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाली चीज हाइपोटेनस हो गई। तो आप ये जानते हैं, तो ये भी जाने कि स्मॉल आर निकालने के लिए हमें एरिया और सेमी पेरीमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम स्मॉल आर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए हम तरीका क्या होता है, P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम स्मॉल आर की वैल्यू को निकाल पाते हैं। स्मॉल आर कैसे निकलेगा? P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। एक तरीका हमारे पास ये। अगली बात हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसे ट्रायंगल को, ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम उस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगला मामला है कि अगर हमारे पास ये वाला ट्रायंगल हो, इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो आप समझिएगा, स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होती है, h/3 होती है, यानी जो इसकी हाइट है उसका थर्ड होता है। अब मान लीजिए हम इसकी भुजा को a मान लें, तो ये भुजा भी a हो जाएगी, ये भुजा भी a हो जाएगी। तो इस केस में जो r की जो वैल्यू होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है a/2√3। तो अगर हमें a पता है तो हम डायरेक्ट ही a/2√3 करके डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर को पता कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जो हमें यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन बना के दिखाओ तब मैं मानूंगा। मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, इसकी ये भुजा हमने दे दी 6 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा हमने दे दी ये वाली चीज़ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और हम इसके स्मॉल आर के बारे में पूछ रहे हैं। अब स्मॉल आर कितने लोग बता सकते हैं? मैं आपको बता दूं, स्मॉल आर का फार्मूला जो यूज होता है वो होता है P प्लस बी माइनस h/2। कितने लोग इसको बता सकते हैं? जल्दी से बताएं और अपना आंसर टाइप करें। फटाफट अपना आंसर आप लोग टाइप करेंगे, देरी ना करें। आपको देता हूं 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब टाइप कर दें। गुड, बहुत अच्छा आपने काम किया है, आपने एकदम लगातार सही बताया। आपने कहा कि सर देखो पहले हमें ये बताना पड़ेगा और इसकी वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। कैसे आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं h² = p² प्लस b², या ट्रिपलेट वैल्यू से भी कर सकते हैं। p की वैल्यू 6 का स्क्वायर और b की वैल्यू 8 का स्क्वायर। अब ये 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 100। अब 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो इससे हमें h की वैल्यू पता चल जाएगी 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये पता किया कि इसकी वैल्यू 10 है।
अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो हम इस्तेमाल आर की वैल्यू बता सकते हैं। भाई पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, बी की वैल्यू है यहाँ पर 8, एच की वैल्यू यहाँ पर है 10 और बटे में कितना है 2। तो 8 और 6 14, 14 में से 10 को माइनस कर लेंगे, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 बटे 2, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो हम बता सकते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। आई होप सो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप सारे कॉन्सेप्ट ठीक प्रकार से समझ पा रहे होंगे और यहाँ तक जो है चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। तो ये सारा केस हमारा था जो है ये था इन रेडियस का केस था। एक और चाहे तो आप क्वेश्चन कर लें। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और जैसे हम ये बता देते हैं, चलिए इसकी साइड बता देते हैं, ए की वैल्यू हम कहते हैं कि चलो ए की वैल्यू यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर ये इक्वल ट्राइंगल है, इसका फार्मूला ये होता है a अपॉन 2√3 होता है। अब a की वैल्यू 24 है, 2√3 हो जाएगा। अगर थोड़ा आप इसको सॉल्व करें तो 2 से 24 कट जाएगा, 12/√3 हो जाएगा। 12 का मतलब क्या होता है, इसको हम ये कह सकते हैं 3 × 4 और बटे में क्या हो जाएगा √3। एक √3 से ये कट जाएगा और ये √3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4√3 आ जाएगी। हम इस बात को समझेंगे, इसकी वैल्यू 4√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इक्वल ट्राइंगल रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। समझ में आई बात। तो हमने अब तक ये देखा कि अगर हमारे पास इन रेडियस है, इन रेडियस कैसे आता है, एंगल बाइसेक्ट करने से एक सेंटर मिलता है, इन सेंटर। इन सेंटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसके लिए हमें रेडियस यूज पड़ती है, जो एरिया को सेंटीमीटर में डिवाइड करने से उसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2 से निकाला जा सकता है, जिसकी वैल्यू इक्वल ट्राइंगल में a/2√3 से निकाला जा सकता है। ये बड़ा बेसिक सा रूल था जो आपको मैंने बताया। इसके अलावा मैंने बताया कि जब एंगल बाइसेक्ट होते हैं तो कौन कौन से एंगल कैसे बनते हैं। जैसे नीचे जो बीच वाला एंगल था वो 90 + a/2 था, जो नीचे वाला एंगल बना था 90 - a/2 था, जो ऊपर वाला एंगल बना था वो a/2 था। ऐसे हमने फिर ये देखा कि भाई इसके अनुपात क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि भाई जो ये यहाँ पर अगर हम ai/ib का करते हैं तो वो क्या होता है, इनके दोनों का योग बटे इसके होता है, ऐसे सब में हो जाएगा। और हमने ये देखा था कि अगर हम इस नीचे वाली दूरी के बारे में बात करते हैं, यहाँ से BD और DC की बात करते हैं, तो ये इस और इसके अनुपात के बराबर होगा। ये सब बेसिक्स रूल्स हमने सीखे और ये सब बड़े काम के होते हैं। तो यहाँ तक अगर आप बातें समझ पाए होंगे तो हम लोग दूसरे सर्कल के बारे में बात करने वाले, जिसका नाम है सरकम सेंटर। अगला हमारे पास सेंटर है जिसका नाम है सरकम सेंटर। इसको हम समझते हैं कि सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ बच्चों ट्राइंगल है, ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, एक C पॉइंट है। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि भाई एक ऐसे सर्कल को खींचना है जो इसके तीनों जो है वर्टेक्स से होके गुजरे। इसके लिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और इस पॉइंट को हम लोग O के नाम से मान लीजिए कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा है ये O पॉइंट है। इस O पॉइंट से ये जो दूरी होती है इसको हम कैपिटल R बोलते हैं, इसको हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं। सरकम रेडियस, भाई अंदर खींचना था तो इन रेडियस, बाहर सर्कल खींचना है तो सरकम रेडियस। तो हम आज ये बात करने वाले हैं कि ये सर्कल जो खींचा जाता है इसका ये पॉइंट O कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले। पहले हमने देखा था अगर I पता करना था तो हम एंगल को बाइसेक्ट करते थे, इसमें क्या बाइसेक्ट होगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि सरकम सेंटर में होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये शब्द मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक शब्द में यूज करना है जिसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम इस बात को यहाँ पर समझने वाले हैं
और हम अच्छे से समझने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, आप इसको ध्यान से समझिए और इसको अच्छे से करिए। होता क्या है कि मान लो हमारे पास ये कोई लाइन है, जब हम इस लाइन को दो भागों में काटना चाहते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें आधे से अधिक दूरी लेके ऐसे इनको कट करते हैं और इनको मिलाते हैं। यहाँ पर ये दो बराबर भागों में कट जाता है और यहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है। ऐसी घटना को बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब हम सामने वाले साइड को दो भागों में काट रहे हैं, लेकिन जिस लाइन से काट रहे हैं वह लाइन उस लाइन पर 90 डिग्री पर है। इसका ये मतलब हुआ, आप इसको ऐसे समझें, आपको ये समझ में भी आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर इस सब चीज़ों को मिटा देते हैं, तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं और अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये तीनों ही, इसको अच्छे से हम लोग समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बना, यहाँ पर 90 डिग्री बना, यहाँ पर ये वाली साइड दो बराबर भागों में कट गई, ये वाली साइड दो बराबर भागों में कट गई और नीचे वाली भी साइड भी आपस में दो बराबर भागों में कट गई। ऐसा काटते काटते यहाँ पर एक सेंटर मिल जाता है जिसको हम लोग O बोलते हैं। यही जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट से जो A पॉइंट की दूरी होती है, यहाँ से हम R लेते हैं और सर्कल को खींच देते हैं। तो बेसिकली आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है और जो हमारे पास इन सेंटर था वो एंगल बाइसेक्टर से मिलता है। करेक्ट है, ये दोनों बातें हम याद रखेंगे। तो अब हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आइए इसको हम अच्छे से और समझते हैं। तो बच्चों अगली बात हम करते हैं नेक्स्ट, और हम लोग ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों ये हम कह रहे हैं कि आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। आप इसको समझ सकते हैं। इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। हमने ABC एक ट्राइंगल ले लिया और यहाँ पर हम कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम O है, जो कि सरकम सेंटर है। करेक्ट। पहली प्रॉपर्टीज हम ये बताने वाले हैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ऐसा करें कि हम यहाँ से इस O पॉइंट से इस B पॉइंट को, इस O पॉइंट से C पॉइंट को और इस O पॉइंट से A पॉइंट को मिलाएं, तो ये तीनों ही दूरियां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्योंकि जब सर्कल आप ड्रॉ करेंगे तो तीनों सर्कल जब ड्रॉ होगा तो यही तीनों पॉइंट से होके गुजरेगा, इसीलिए ये कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है और ये भी कैपिटल R है। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि ये तीनों बातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। दूसरी प्रॉपर्टीज हम ये समझते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, हम इसको हटा देते हैं। और तो हम ये कहते हैं, दूसरी बात हम ये कहते हैं कि अगर ये O पॉइंट है और अगर हमने यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाया, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 थीटा। फिर से आप समझिएगा, अगर हम एंगल A को देखें और हम यहाँ पर O पॉइंट पर B और C को मिला दें, तो जो एंगल BOC बन रहा है वो हमेशा और हमेशा एंगल A का क्या बनेगा, 2 गुना बनेगा। इसके बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, अगली बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये कहते हैं, इसको अच्छे समझिएगा, अगर हम इस बात को ऐसे समझेंगे, भाई देखो यहाँ पर एक सर्कल है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आगे मुझे पढ़ाना भी है इसको। अगर ये सर्कल है और ये सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो इसके तीनों वर्टेक्स से होके गुजर रहा है, इस तीनों वर्टेक्स से होके गुजर रहा है, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, हमेशा ही इसका डबल होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं।
अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये 200 डिग्री हो जाएगा। लेकिन एक बात समझो कि जब तक ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तब तक के लिए ये बात ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, आप बड़े प्यार से इस बात को समझ पाएंगे। हम लोग ये चीज़ पढ़े होंगे कि सेम जो है कार्ड, इसको कार्ड बोलते हैं, सेम कार्ड से सेंटर पर बना एंगल और सर्कम्फरेंस पर बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखना कि अगर मान लो हम किसी सर्कल को फॉर्मेट करते हैं और अगर वो ट्राइंगल कुछ ऐसा ट्राइंगल है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है किसी भी सर्कल में सेमी सर्कल में होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री करूंगा, यहाँ पर कहीं O होगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा और ये दो सर्कल इक्वल सर्कल में डिवाइड हो जाएगा। एक बात आप ये समझेंगे। तीसरी बात आप ये समझो यहीं पर कि अगर मान लो हम एक ऐसे सर्कल के अंदर एक ऐसे ट्राइंगल को बनाते हैं, ध्यान रखना, जिसका एंगल 90 से ज़्यादा हो, ऐसे केस में जो सर्कम सेंटर होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। यानी वो देखो पहले क्या था, इस ट्राइंगल के अंदर था, दोबारा क्या था, वो इसकी लाइन पर था राइट एंगल ट्राइंगल में। तीसरा, जब हम ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये जो सेंटर होगा इससे बाहर चला जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे समझेंगे कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग मान लो एक छोटी सी यहाँ पे हम लोग रचना कर देते हैं और ये A पॉइंट है हमारा, ये B पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है, और मान लो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। ये O पॉइंट है। मैं BOC के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा इसको बता सकता है तो आप इसको बता सकते हैं कि एंगल जो BOC की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो BOC की वैल्यू जो होती है 2 टाइम ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल A होती है। ये बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप इस बात को फिर से ध्यान दें। कैसे हो जाएगी ये मैं आपको समझा भी सकता हूँ, लेकिन पहले आप याद कर लें। ये जो एंगल है जिसको हम लोग एंगल BOC कहेंगे, इसकी वैल्यू 2 टाइम ऑफ द 180 डिग्री माइनस A हो जाएगी। इसके लिए मुझे आपको एक चीज़ समझाना पड़ेगा, वो ये समझाना पड़ेगा कि मान लो मैं यहाँ से, मान लो कि मैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से इसको यहाँ पर मिला देते हैं एक D पॉइंट पर, ठीक है। तो जो A पॉइंट है और जो D पॉइंट है, जो C पॉइंट है और जो B पॉइंट है, ये सर्कल पे ही चारों पॉइंट हैं। सर्कल पर जब चारों पॉइंट हो जाते हैं तो एक क्वाड्रेटरल बन गया ये, और एक कैसा क्वाड्रेटरल बन गया ABCD, साइक्लिक क्वाड्रेटरल बन गया। जब साइक्लिक क्वाड्रेटरल बन गया तो आप ये देखना कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसके आधार पर जो एंगल D बन जाएगा इसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस A होगा। अच्छा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल 180 होता है, तो इस तरह से D की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। और अब यहाँ से देखो ये BC एक लाइन है जो सेंटर पर भी एंगल बना रहा है और सेंटर के बाहर ही बन रहा है, यानी इधर की तरफ जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इस एंगल का ये डबल होता है। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि 2 टाइम ऑफ द 180 डिग्री माइनस A। तो इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 3 केसेस होता है, सर्कम सर्कल में 3 केसेस होता है, एक जगह 2 गुना का, ये 90 और 180 का। जबकि ये कहाँ पर है, ये डायमीटर की लाइन है, इसको बोलते हैं डायमीटर। ये डायमीटर पर है, ये इसके अंदर है, ये इससे बाहर है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब इस ट्राइंगल से बाहर की तरफ है तो इसका सेंटर ही, लेकिन ट्राइंगल से बाहर है। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखी। ये किसका केस था, ये था सर्कम सेंटर के बारे में। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे होंगे। तो हम थोड़ी सी और बात करने वाले हैं आपसे, और अगली बात हम लोग ये करने वाले हैं, नेक्स्ट आप समझेंगे कि हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने अब तक ये समझा कि हमारे पास जो है, हमारे पास ये ट्राइंगल है, हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया है। इस ट्राइंगल का नाम A है, B है, ABC हमारे पास एक पॉइंट है ट्राइंगल के, ABC हमारे पास ट्राइंगल का पॉइंट है। 20 मिनट और। ABC हमारे पास ट्राइंगल के 3 पॉइंट हैं। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, और
हम लोग यहाँ पर एक सेंटर है इसका, जिसको हम लोग ओ बोलते हैं। ये ओ कैसे मिला? आप कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने से हमें ओ मिल गया। आपको ओ मिल चुका है। मैं कहता हूं कि आपको आर कैसे मिला? आप कहेंगे कि ये वाली जो तीनों चीजें हैं, अगर हम इनको मिला दें ये आर हो जाता है। इसी आर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अगर ट्राइंगल की भुजा ये स्मॉल ए है, ट्राइंगल की भुजा ये स्मॉल बी है और ट्राइंगल की भुजा ये स्मॉल सी है, तो जो कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम समझेंगे। कैपिटल आर निकालने के लिए फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में एक फार्मूला काम करता है। ये फॉर एनी ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल। और इसी कैपिटल आर को हम लोग बोलते हैं अब तक सरकम रेडियस। इसी को हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। तो ये सरकम रेडियस है, आप इसको समझिएगा ध्यान से। मामला ये है कि ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। अब हम ये कहते हैं कि भाई ध्यान से आप समझें, अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये कैपिटल आर है और हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है बताइए? 90 डिग्री होता है। मैं आपके सामने एक ऐसे ट्राइंगल को यहाँ पर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको हटाते हैं पहले, और हम एक ऐसे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें परपेंडिकुलर है, जिसमें बेस है, जिसमें हाइपोटेनस है। तो इसका आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वो फार्मूला सभी के लिए है, इसमें होता है h/2। यानी अगर हम हाइपोटेनस को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो h/2 हो जाएगी, हाइपोटेनस का आधा हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम बात करें, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ऐसे केस में अगर मैं आपसे कहता हूं कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होती है ए अपॉन √3 होती है। ठीक, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आप कैपिटल आर को यहां पर एक चीज और भी कर सकते हैं। कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो 2/3 ऑफ हाइट होती है। ये कौन सा ट्राइंगल है? तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये वाला ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर की जो वैल्यू है ये भी समझ सकते हैं कि ये 2/3 ऑफ हाइट होता है। स्मॉल आर की वैल्यू भी समझ सकते थे, इससे पहले हमने स्मॉल आर के बारे में बात किया था। स्मॉल आर का फॉर्मेशन एंगल बाइसेक्टर से होता है। कैपिटल आर का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? वो जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 चीजें देखी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहें तो इसमें 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा 12 सेंटीमीटर है। ऐसा मैं कह रहा हूं कि एक भुजा जो है हमारी 5 सेंटीमीटर की है और एक भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर की है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कैपिटल आर की वैल्यू इसमें कितनी होगी? तो सबसे पहले आप कहते हैं कि सर अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 13 सेंटीमीटर होगा। ये बात आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आए हैं और आप यहाँ भी इस बात को देख सकते हैं कि भाई p² + b² = h²। मतलब आप ये भी कह सकते थे कि भाई h² = p² + b²। अब इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 12 है। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। h² की वैल्यू अगर 13 का स्क्वायर तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्वाभाविक सी बात है 13 हो जाएगी। वही हमने कहा है।
और आर की वैल्यू क्या होती है, h/2 होती है। आराम से हम बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 13 बटे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह से हम इस प्रश्न का जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिर ABC तीनों भुजाओं को रखते अपन 4 टाइम ऑफ द एरिया से भी कर सकते हैं इसको। एक ये भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और मान लीजिए इसकी A की जो वैल्यू है, हम ऐसा यहाँ पर मान लेते हैं कि A की जो वैल्यू है वो है 96 सेंटीमीटर, ऐसा दिया गया। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल R की वैल्यू आप बताएं, तो आपको फिर ये फार्मूला याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू A अपान क्या होती है, √3 होती है। फिर आप ये कहोगे कि सर इसकी वैल्यू 96 अपान √3 होगी। फिर आप ये कहोगे कि सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 32, 32 इंटू अगर 3 कर ले तो 96 हो जाता है, और ये √3 नीचे जो है ये 3 को कट कर देगा, तो अगर कट कर देगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 32√3 और सेंटीमीटर। तो इस करके हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पता कर सकते हैं जो कि हमारे कैपिटल R की वैल्यू है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हमने आज 2 चीज़ों को सीखा, हमने आज इन सेंटर के बारे में सीखा, आज हमने सरकम सेंटर के बारे में सीखा, इन रेडियस के बारे में पढ़ा और सरकम रेडियस के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। अगली क्लास में हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर सेंट्रॉयड और जो हमारे पास अगला आर्थो सेंटर बचा है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज अपने मित्र, अपने भाई, अपने शिक्षक SK सिंह को यहीं पे अनुमति दीजिए। कमेंट के माध्यम से लगातार आप हमारे संपर्क में रहें, अपनी बातों को हमारे तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।